दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि बफलो काफ में विंटर के सीज़न में यानी जाड़े के दिनों के चलते कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उसका कारण क्या है और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर सीज़न जब आता है तो ठंड के चलते शरीर को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि उसका जो तापमान है वो मेंटेन रह सके। तो जो भी पशु हैं या जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो कटरे होते हैं, लवारे होते हैं, उनको अपने शरीर के तापमान को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होता है यानी कि एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है, हीट जनरेट करना होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसे थियामिन कहते हैं या विटामिन B1 कहते हैं। और इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने लग जाता है और जिस एनिमल में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो या उसको सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन B1 नहीं मिलता है, उसमें आपको ठंड लगने के चलते न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, जिसके चलते PEM यानी पोलियो एन्सेफेलोमैलेसिया जैसा लक्षण आने लगता है। या कटरा है वो अपने गर्दन को आसमान में करके देखता है, साकर से खींचता है या रस्सी को खींच के रखता है, यानी उसको लगता है या गोल गोल गर्दन को घुमाता है या खड़े होने में दिक्कत होने लगती है या उसे मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको कोल्ड इंड्यूस PEM सस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको इलाज करना है तो विटामिन B1 का इंजेक्शन देना होगा। साथ ही साथ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप डेक्सट्रोज 25% जो इन्फ्यूज़न आता है उसको इंट्रावेनस चढ़ा सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो ओरल जो एनर्जी के सप्लीमेंट्स हैं उनको आप दे सकते हैं, आप उसे गुड़ खिला सकते हैं। साथ ही साथ एक दो चीज़ें और ध्यान देनी चाहिए। जो हीट जनरेशन है वो थायराइड से एसोसिएटेड होता है, तो थायराइड प्रॉपर काम करे, थायराइड हार्मोन बनता रहे, इसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहें अगर उसका टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है तो आप इस कंडीशन में उसे आयोडीन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसके चलते उसको जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहा है, गर्दन ऊपर की तरफ रखता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसे ब्रेन एडिमा होगा, यानी कि दिमाग में उसके सूजन होगी। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 20% मैनिटॉल का इस्तेमाल करना होगा। एक और समस्या देखने को मिलती है, ये जाड़े से भी रिलेटेड है, और आप देखेंगे कि जो फोडर है जाड़े में कॉमनली अवेलेबल होता है वो पैडी स्ट्रॉ होता है, जिसे पराली, पुआल, पुअरा, पैडी का भूसा है वो कहते हैं। इसके खिलाने के चलते भी अक्सर समस्या देखने को मिलती है। पैडी स्ट्रॉ एक अच्छा चारा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पराली खिलाने से कई समस्याएं आ सकती हैं। उसमें एक तो ग्रोथ नहीं होता है, बछड़े का या लवारे का ग्रोथ होने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो चारे में कम से कम 8 से 10% होना चाहिए। लेकिन अगर आप पराली पे रखते हैं तो यहाँ पे पराली में 3 से 4% ही प्रोटीन रहता है, तो ये एक अच्छे प्रोटीन का सोर्स नहीं है। इसमें प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जब एनिमल ग्रो कर रहा होता है वो उससे भरपाई नहीं किया जा सकता है। तो इसको खिलाने से कटरों की या लवारों की जो ग्रोथ है वो एकदम रुक सी जाती है, वो बढ़ता नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पराली में एक चीज़ और होता है जो ऑक्जेलेट कहते हैं। ऑक्जेलेट बहुत काफ़ी मात्रा में पाई जाता है पराली के जो भूसे हैं। इसमें भी अगर आप देखिए तो पत्तियों में जो ऑक्जेलेट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि स्टेम में कम होती है। तो सिर्फ ऊपर से जिसकी कटाई की गई है उसका अगर भूसा खिलाएंगे तो फिर वहाँ पे समस्या और ज़्यादा होती है। और ये जो ऑक्जेलेट है ये ऐसा माना जाता है कि ये कैल्शियम को चिलेट करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को डाउन रखता है, जिसके चलते बछड़ों को जाड़े के दिनों में खड़े होने में समस्या होती है। यानी कि बैठ तो जाता है लेकिन फिर खुद से खड़ा नहीं हो पाता है, उसका टेम्परेचर जो है हमेशा डाउन रहता है। तो ये इस तरह के अगर लक्षण मिलते हैं तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसके डाइट में ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पैडी स्ट्रॉ दिया जा रहा है।
अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऑक्जेलेट के चलते हाइपोकैल्सीमिक स्टेट में रहेगा और वहाँ पे भी फिर उसको समस्या आ सकती है। तो ग्रोथ का तो प्रॉब्लम है ही, साथ ही अगर उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है और टेम्परेचर डाउन है और पराली खाता है तो आपको कैल्शियम उसको इंजेक्टेबल इंट्रामस्कुलर देना होगा। और उसमें फॉस्फोरस की भी मात्रा अगर आप देखेंगे तो पराली में बहुत कम होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है एनिमल का उससे काफ़ी कम होता है। और फॉस्फोरस हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉस्फोरस आप देखेंगे तो एटीपी जो बनता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए जो एनर्जी जिसे कहते हैं उसके लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर सेल के फंक्शन के लिए फॉस्फेट चाहिए और फॉस्फोरस की अगर जब कमी हो जाएगी तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, फिर वो भी न्यूरोलॉजिकल मतलब कि उसका नर्व भी जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं करता है। तो कमज़ोरी के साथ साथ खड़े होने में भी समस्या आने लगती है और टेम्परेचर एनिमल का डाउन रहता है। एक चीज़ और जाड़ों में कॉमन जो देखने को मिलती है वो यूरिन रिटेंशन का है, यानी कि जो लवारा है यूरिन पास आउट नहीं करते हैं। इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो जाड़ों में जो बछड़े हैं, बफलो काफ हैं, वो पानी कम पीते हैं और वाटर इनटेक इनका काफ़ी कम होता है, जिसके चलते जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। और जब कंसंट्रेटेड यूरिन होगा तो स्टोन प्रेसिपिटेशन होने के चलते बनने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। विंटर में हम लोगों को अक्सर ये देखने को मिलता है। दूसरा, अगर लबारे को पराली खिलाया जा रहा है लगातार, तो पराली में माना जाता है कि इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सिलिका जो है वो सिलिशियस स्टोन बनाने के लिए, जो सिलिका ग्रुप के स्टोन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो हाई अमाउंट में अगर आप अगर सिलिका खिलाएंगे या पराली खिलाएंगे तो सिलिशियस स्टोन भी बनने की संभावना रहती है। तो दो कारण हैं। जाड़े के दिनों में बछड़ा जो है ठंडा पानी नहीं पीना चाहता है, ताज़ी पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता तो पानी पीना कम कर देता है, तो उसके चलते स्टोन बनता है और यूरोलिथियसिस का समस्या आती है। और जब यूरोलिथियसिस एक बार हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसमें शुरुआती जो सिम्टम्स आते हैं उसमें बछड़ा जोर लगाना चाहता है, यूरिन करना चाहता है, कभी कभी ड्रिबल भी होता है यूरिन, बट पूरी तरह से खुल के यूरिन नहीं आता है, या पूरा का पूरा यूरिन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, यूरिन आता नहीं है। उसके पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों तक अगर लगातार चलता रहा तो फिर भी वो यूरिनरी ब्लैडर जो है एक बलून की तरह होता है। जब उसमें यूरिन भरता रहेगा, निकलेगा नहीं, तो फूलता जाता है। एक समय ऐसा आता है या तो वो रप्चर हो जाएगा, फट जाता है, या उसमें से लीकेज होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से यूरिन जो है पेरिटोनियम में आने लगता है और पूरा लोअर जो एब्डोमेन है वो यूरिन से भर जाता है, जिसे यूरोपेरिटोनियम कहते हैं। और इस स्थिति में फिर समस्या बहुत विकट हो जाती है अगर आप यहाँ पे इलाज नहीं करते हैं तो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, जैसा कि इस काफ को देख रहे हैं, तो इस काफ में तो इतना ज़्यादा क्रोनिसिटी है कि ये गैंग्रीन की तरह डेवलप हो गया है। और ये जो काफ है यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा काफ है इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे स्वेलिंग है और उसका एब्डोमेन है वो इनलार्ज है, लग रहा है कि इडीमा है, लेकिन ये यूरिन है। फिर इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे ट्यूब सिस्टोटॉमी कहा जाता है। इसमें करना क्या होता है कि आप एक फोलिक कैथेटर जो है उसको ब्लैडर में डाल देते हैं साइड से, जिससे कि एक यूरिन के निकलने का दूसरा रास्ता बन जाता है और वहाँ से यूरिन निकलते रहता है, जिसके चलते जो ब्लैडर है अगर वो फट गया है तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उससे सीपेज हो रहा है तो फिर ब्लैडर श्रिंक हो जाएगा और उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल स्टेज में आने लग जाता है। एक चीज़ इसमें और किया जाता है कि आपको इस ट्यूब सिस्टोटॉमी के बाद रिकमेंड हम लोग ये करते हैं कि आप इसको नौसादर खिलाएं, यानी अमोनियम क्लोराइड देना होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है कि ब्लड के पीएच को एसिडिफाई करता है, जिससे यूरिन का भी पीएच एसिडिक हो जाता है। तो अगर यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाएगा तो रूमिनेंट्स में जो स्टोन बनता है, खास करके मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रिपल फॉस्फेट का होता है, और ट्रिपल फॉस्फेट का जो स्टोन होगा वो एसिडिक यूरिन में डिजॉल्व हो जाता है। ये बनता ही
वैसे यूरिन में है जो अल्कलाइन है। रुमिनेंट्स का यूरिन जो होता है वो अल्कलाइन होता है। इसलिए जब आप एसिडिफायर देंगे तो दो चीज़ होना है। एक तो आपने एक बाईपास कर दिया है जिसके चलते जो यूरिनरी स्टोन या स्लज है वो श्रिंक होता है। कुछ दिनों के बाद जब वो नॉर्मल रास्ते से यूरिन आना बंद हो जाएगा तो उस समय वहाँ से श्रिंक होगा और वो क्रम्बल होगा और टूटने लगता है। दूसरा, 5 से 6 दिन के बाद जब आप जो ट्यूब है उसके पैसेज को बंद करते हैं तो एक प्रेशर बनता है और जब यूरिन आता है तो जो श्रिंक हुआ स्लज है स्टोन का वो पास आउट होकर बाहर हो जाता है। या जो यूरिन है मिनिमम 5 दिन लगता है यूरिन को एसिडिफाई होने में, तो 5वें दिन से हम लोग कहते हैं कि जो ट्यूब का रास्ता है उसको बंद करना चाहिए, नॉर्मल रास्ते से यूरिन आने के लिए छोड़ना चाहिए। 1-2 घंटे के लिए ऐसा करते हैं पर डे, फिर धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं और जब यूरिन नॉर्मली आने लग जाता है तो फॉलिक कैथेटर फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो ट्यूब सिस्टोटोमी का प्रोसेस है इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो अगर स्लज टाइप का स्टोन बना है तो वो श्रिंक होगा। दूसरा, अगर आप यूरिन एसिडिफाई कर देंगे तो जो स्लज है वो डिजॉल्व हो जाएगा और नॉर्मल पेशाब के रास्ते से यूरिन आना चालू हो जाता है। तो ये इस समस्या को भी आप सर्जिकली और साथ साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट करके मैनेज कर सकते हैं। तो देखा आपने, विंटर के साथ अगर आप पैडी स्ट्रॉ बफलो काफ को खिलाते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और इनका मैनेजमेंट किस तरह से करना है। मैनेजमेंट में विशेष ध्यान देना चाहिए कि जाड़ों से बचने के लिए जितनी भी व्यवस्था है काफ के लिए करें, ताज़ा पानी दें और अगर आप पराली खिलाते हैं तो साथ साथ दलहन किस्म के चारों का जो भूसा है उसको भी पराली में मिक्स करके खिलाएं ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और नमक खिलाएं जिसमें आयोडीन रहता है, ये थायराइड की एक्टिविटी को नॉर्मल रखेगा जिससे हीट जनरेशन नॉर्मल होता रहेगा और बछड़ों में कई समस्याओं से बचाव मिलेगा। तो विंटर के समय में ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको डेयरी फार्मिंग में, जहाँ बफलो फार्मिंग हो रही है, मददगार होगा और आपको फील्ड कंडीशन के केसेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं आगे भी फ्यूचर में आप लोगों को अपडेट करता रहूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।